हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को। तो जब ये एक्ट हमें पढ़ना है तो जो बेसिक टर्म है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है इसको भी हम इन डिटेल देखेंगे और जो मेन प्रोविजंस है इस एक्ट के वो भी हम समझेंगे। हालांकि इसके अंदर 75 सेक्शंस है लेकिन सभी सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सारे सेक्शंस पे टाइम वेस्ट करना वर्थ इट नहीं रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है अगर हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अभी हम इस प्रोसेस को भी देखेंगे कि कैसे किस प्रोसेस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग क्या, याद रखिएगा, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीड्स होती है। क्रिमिनल प्रोसीड्स क्या होती है, यानी कि आपने कोई क्राइम करके जो पैसा कमाया, क्योंकि क्राइम करके जो पैसा कमाते हैं उससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो आप कोई क्राइम कर रहे हो, आप स्मगलिंग कर रहे हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा जो कि गवर्नमेंट चाहती है आप ना करो, क्योंकि उससे इकोनॉमी खराब होगी, लोगों को नुकसान होगा। आप टेररिज्म करके पैसा कमाते हो, आप आर्म्स एंड एम्यूनेशन बेच के पैसा कमाते हो जो कि इलीगल है, उसको बेच के आप पैसा कमा रहे हो। आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, आप लोगों को बेच के पैसा कमा रहे हो, प्रोस्टिट्यूशन के थ्रू पैसा कमा रहे हो, आप कंपनीज के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आप किसी तरीके की ब्राइबरी कर रहे हो, आप ऐसी पोस्ट पे हो जहाँ पे आप पैसा लेके लोगों का काम कर सकते हो, तो आप ब्राइबरी कर रहे हो, आप एम्बेजलमेंट कर रहे हो किसी तरीके की, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा इल गोटन गेन्स होते हैं, मतलब कि जो गेन्स आपको नहीं होने चाहिए थे, लॉ जिसका मना करता है। तो जब इस प्रोसीड को, ये जो आपको पैसा मिला, ये जो क्रिमिनल प्रोसीड्स हुए आपके, आप क्या करते हो उसके ओरिजिन को, यानी कि इसका ओरिजिन क्या था, ये इलीगल काम से आ रहे थे ना आपके पास पैसे की, आपने कोई बंदूकें बेची या इस तरीके का काम किया, आपने क्या किया, जो इसका इलीगल ओरिजिन था, यानी कि जिस सोर्स से पैसे आ रहे थे उसको आप डिस्गाइज कर देते हो, छुपा देते हो, उसका ओरिजिन कुछ और बनाने की कोशिश करते हो ताकि गवर्नमेंट को ये लगे कि आपके पास ये पैसा कैसे आया था, किसी सही तरीके से आया था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्रिमिनल प्रोसीड्स को क्या करते हैं, डिस्गाइज इट्स इलीगल ओरिजिन, की जो उसका इलीगल ओरिजिन है उसको छुपा देते हैं, उसको हम दिखाते हैं कि कहीं और से हमारे पास वो पैसा आया। जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीड्स क्या होगा, जैसे टेररिज्म से पैसा आ रहा है, इलीगल आर्म्स को सेल करके, फाइनेंशियल क्राइम्स करके, स्मगलिंग करके, और अलग अलग क्राइम्स है, ड्रग्स को आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ट्रैफिकिंग कर रहे हो, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहे हो, रिंग्स चला रहे हो, इससे आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है एक बारी में जब ये चीज़ें की जाती हैं। इसलिए ही गवर्नमेंट ने रोका है, क्योंकि लोगों को बहुत नुकसान होता है इससे। एम्बेजलमेंट करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, ब्राइबरी करते हैं, कंप्यूटर फ्रॉड करते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लार्ज प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लोगों को इससे लार्ज प्रॉफिट होते हैं। एंड क्रिएट एन इंसेंटिव टू लेजिटिमाइज एन इल gotten gains through money laundering. When a criminal activity generates a substantial profits, the individual or group involved in such activity route the fund to safe havens. तो वो उसको क्या करते हैं, ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ पे वो पैसा सेफ रहे। यहाँ पे मान लो मैंने कैश में किसी से करप्शन में 2 करोड़ रुपए लिए, अब मैं उसको क्या करूँगा, मैं बैंक में डालूंगा तो पता चल जाएगा कि भाई इसके पास एकदम से 2 करोड़ कहाँ से है, मुझसे इनकम टैक्स पूछेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसी जगह पे भेज दूंगा जहाँ पे मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन ना देनी पड़े, फिर उसको वहाँ से इंडिया के अंदर पैसा इस तरीके से लेके आऊँगा कि पता ना चले कि ये पैसा मेरे पास पहले किसी इलीगल एक्टिविटी से आया था। मैं डिस्गाइज कर दूंगा उसके सोर्स को, चेंजिंग द फॉर्म, मूविंग द फंड्स टू अ प्लेस वेयर दे आर लेस लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन, जहाँ पे किसी की अटेंशन नहीं जाएगी कि यहाँ पे किसी का पैसा हो सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या रहता है कि किस तरीके से जनरली मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। क्या क्या होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। अभी हम कैसे करते हैं प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्या होता है, इन द इनिशियल और प्लेसमेंट स्टेज, जो सबसे फर्स्ट स्टेप आप कर रहे हो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, द लॉन्ड्रर इंट्रोड्यूसेस इज इलीगल प्रॉफिट, जो भी उसने गलत तरीके से पैसा कमाया है जहां से भी, वो उस प्रॉफिट को क्या करता है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लेके आता है। अब कैसे लेके आता है, एकदम से तो लेके नहीं आ सकता कि मैंने अगर कहीं से 500 करोड़ रुपए इलीगल तरीके से लेके आया और मैं सीधा उसको ले आऊंगा तो उससे दिक्कत होगी। तो वो क्या करेगा, कैसे पैसे को लेके आएगा, ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इनटू लेस कॉन्स्पिशियस स्मॉलर सम्स दैट आर देन डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट। छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कि भाई इतना अमाउंट तो कहीं से मिल सकता है, उसकी इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसको फिर उसको इकोनॉमी में लेके आता है और फिर डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में जमा करवाता है, या कुछ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लेता है उसके, जैसे कोई म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए छोटे से, कोई शेयर्स खरीद लिए, या कोई और मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए, आर लेटर कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट्स एट अनदर लोकेशन। फिर इसको इकट्ठा करके फिर किसी और लोकेशन पे सारे एक साथ इकट्ठे कर लिए जाते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे मनी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हो, कुछ भी हो। तो ये पहला स्टेप हो गया, प्लेसमेंट हो गया, यानी कि आप पैसे को इकोनॉमी के अंदर लेके आए हो, हमें पता नहीं चल रहा वो पैसा कहाँ से है, बट वी हैव इंट्रोड्यूस दैट मनी इनटू द इकोनॉमी। नाउ सेकंड स्टेप इज लेयरिंग।
सो आफ्टर द फंड एंटर इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, अब आपके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर पैसा आ गया, द लेयरिंग टेक प्लेस, अब आप उसको लेयरिंग करते हो। In this stage, launderer engages in a series of conversion or movement of the funds to distance them from their source। अब वो क्या करते हैं, उसको सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस के अंदर एंटर करता है ताकि ये ना पता चले कि ओरिजिनली ये पैसा कहाँ से आया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी ट्रांजेक्शन करता है कि बंदा पीछे चेक भी करे तो एक दो तक चेक करे, उसको पता ही ना चले कि पीछे से कहाँ से आ रहा है ये पैसा। द फंड्स माइट बी चैनल्ड थ्रू द परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा। लॉन्डरर माइट सिंपली वायर द फंड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ अकाउंट्स एट वेरियस बैंक अक्रॉस द ग्लोब, की कहीं पैसा भेजा, फिर वहां से आप इस अकाउंट में डाला, फिर उससे इस अकाउंट में डाला, अकाउंट में डाला, ऐसे करके वो एक तरीके से उसको इस तरीके से सीरीज एक लेयर बना देगा कि आप उस पीछे तक एंड वाली लेयर तक जाओ ही ना। तो सेकंड स्टेप में हम लेयरिंग करते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं। जब आपने आफ्टर सक्सेसफुल प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रॉफिट थ्रू फर्स्ट टू फेसेस द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, द लॉन्डरर मूव्स देम इनटू इंटीग्रेशन, अब वो उसको इकट्ठा करेगा। इन दिस स्टेज द फंड्स री एंटर द लेजिटिमेट इकोनॉमी, अब उसको वो लीगल तरीके से इकोनॉमी के अंदर लेके आएगा। द लॉन्डरर माइट चूज टू इन्वेस्ट द फंड, जैसे आप उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देगा, लग्जरी एसेट्स में डाल देगा, बिजनेस वेंचर्स में डाल देगा, और वो एक तरीके से लेजिटिमेट इकोनॉमी में आ जाएंगे। उससे जो प्रॉफिट आएगा दिखेगा, हाँ भाई इसने तो इन्वेस्ट किया था इस बिजनेस के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और इसका हमारी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही बैड इंपैक्ट होता है। क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, बाहर से पैसा लेके आओगे, अब जब बाहर से पैसा लेके आओगे तो आपको फॉरेन रिजर्व देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट की आईज के अंदर जो पैसा है, जो उसको पता है कि मैं बाहर से लेके आ रही हूँ, उसको वो कंट्रोल कर सकती है कि मेरे को इतना पैसा लेना है और इस तरीके से मैं फॉरेन रिजर्व को कंट्रोल करूंगी। बट जो पैसा पता ही नहीं है कहाँ से आ जाएगा, तो फिर उसके लिए फॉरेन रिजर्व कैसे कंट्रोल होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर जो ब्राइबर्स हैं, जिन्होंने वो पैसा लिया है, उनको तो फायदा हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे वहाँ के लोग हों, चाहे इकोनॉमी हो, कोई भी, उन सबको प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। तो इसके लिए बहुत ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी लिए गए अलग अलग टाइम पे, और एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी बनाया गया था 1989 के अंदर, और अलग अलग कन्वेंशंस बनाई गई, जैसे वीना कन्वेंशन बनाई गई। इसमें होता क्या है कि हमें मेजरली क्या जरूरत है कि अगर किसी कंट्री से पैसा आ रहा है ना, तो एक दूसरे से हम कॉपरेट करें, कॉपरेशन की जरूरत होती है, तभी हमें पता चलता है कि तुम्हारी कंट्री में से पैसा हमारी कंट्री में कैसा आ रहा है। तो वो कॉपरेशन जो है हमने इन कन्वेंशंस के थ्रू या जो अलग अलग हमने ट्रीटीज करी उसके थ्रू हम लेके आने की कोशिश करी, और हमने जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोका और रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है पूरी तरीके से रुक चुकी है या अब ये होती ही नहीं है। अगर नहीं होती तो फिर हम इस एक्ट को ही नहीं बनाते। तो 2002 के अंदर इंडिया के अंदर भी एक एक्ट बना जिसका नाम हमने क्या रखा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 रखा। कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 10 चैप्टर्स हैं। कितने सेक्शन है, 75 सेक्शन है। और कितने शेड्यूल है, एक शेड्यूल है। तो ये चीज़ तो हमें ध्यान ही रहेगी कि कितने सेक्शन, कितने चैप्टर्स और कितने शेड्यूल्स हैं। 10 चैप्टर्स हैं, 75 सेक्शंस है और एक शेड्यूल है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो चैप्टर 1 है उसके अंदर जैसे सब एक्ट के अंदर होता है वैसे इसके अंदर भी है कि सेक्शन 1, 2 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट की बात करता है और डेफिनेशंस की बात करता है। चैप्टर 2 के अंदर जो है इसके सेक्शन 3 और 4 आते हैं, जो कि हमें क्या बताते हैं, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, की क्या ऑफेंस है और क्या पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन चैप्टर 3 जो है जिसके अंदर सेक्शन 5 to 11 आते हैं, उसके अंदर हमें बता रखा है अब जैसे किसी ने कर दी है चीज़, अब उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे या क्या करेंगे, कॉन्फिस्केट करेंगे, तो किस तरीके से अटैचमेंट, एडजुडिकेशन, कॉन्फिस्केशन करनी है हमें, चैप्टर 3 में दे रखा है। देन चैप्टर 4 के अंदर सेक्शन 12 to 15 आते हैं। इसके अंदर हमें बता रखा है कि बैंकिंग कंपनीज जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरमीडियरीज हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिकॉज दे आर द मेजर प्लेयर्स हु आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस इलीगल एक्ट। पैसा कहाँ डालोगे आप, इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में तो लेके आओगे। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। तो इनकी क्या ड्यूटीज होंगी वो हमें यहाँ पे बता रखी है। देन चैप्टर 5 जो है सेक्शन 16 to 24 के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर कैसे हम किसी को सम्मन भेजेंगे, सर्च करेंगे, उसके पास जो चीज़ें हैं सीजर कर सकते हैं, वो सारी बातें हमें बता रखी है। देन हमें सेक्शन 24 to 42 के अंदर जो कि चैप्टर 6 है उसके अंदर में बता रखा है कि किस तरीके से हम इसके अंदर ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल किस तरीके से होगी, अगर आप एग्रीव्ड हैं, आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जा सकते हैं, वो सारी बातें बता रखी हैं। उसकी क्या कॉम्पोजिशन होगी, क्या प्रोसीजर होगा, पावर, जुरिसडिक्शन जो भी है अपीलेट ट्रिब्यूनल की, वो सब बता रखी है। चैप्टर 7 जो है जिसके अंदर सेक्शन 43 से 47 तक आते हैं, वो किस बारे में बात करता है, स्पेशल कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है कि किस तरीके से स्पेशल कोर्ट्स के पास इसकी प्रोसीडिंग चलेगी। देन जो चैप्टर 8 है सेक्शन 48 to 54 दिए गए हैं इसके अंदर, जो कि हमें बताता है कि अलग अलग जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगी इसको रोकने के अंदर, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है। उसके अंदर कैसे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, उनकी क्या पावर होगी, उनकी क्या जुरिसडिक्शन होगी,
वो सारी बातें बताई जाती हैं। अब जैसे नॉर्मल पुलिस है वो तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, जैसे ईडी में बेसिकली डील करती है इसके साथ, तो उन चीज़ों के बारे में बता रखा है। देन चैप्टर 9 है सेक्शन 55 टू 61, जिसके अंदर हमें रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में बता रखा है, क्योंकि हमें दूसरी कंट्रीज़ की असिस्टेंस चाहिए इन चीज़ों को रोकने के लिए, तो कैसे हम उनकी असिस्टेंस लेंगे, या उनको अगर हमारी असिस्टेंस चाहिए तो हम कैसे उनको असिस्टेंस देंगे। कोई किसी की प्रॉपर्टी यहाँ लोकेटेड है उनकी कंट्री में जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो कैसे हम उसको अटैच करेंगे, कैसे क्या चीज़ें करेंगे, ये बता रखी है। और चैप्टर 10 जो आखिरी चैप्टर है वो हमें सेक्शन 60 टू 75 के बारे में बताता है। उसके अंदर मिसलिनियस प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, विक्सिशियस सर्च की जाती है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बता रखी हैं। तो मेजर प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 2 देखते हैं जिसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन होती है, तो इतनी सारी डेफिनेशन हमें कोई यूज़ नहीं है पढ़ने का। तो सबसेक्शन 1D डिफाइंस अटैचमेंट टू मीन प्रोहिबिशन of transfer, conversion, deposition, movement of property by an order issued under chapter 3। अभी हम चैप्टर 3 देखेंगे। तो यानी कि अगर हम बोल रहे हैं, हम ये टर्म अटैचमेंट यूज़ करें तो उसका मतलब क्या है, हम एक तरीके से जिस भी चीज़ की अटैचमेंट करेंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, हम उस चीज़ की ट्रांसफ़र को रोक देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे। अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी, कन्वर्ट नहीं होगी, तो उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा प्रॉपर्टी का, जहाँ है वो वहीं रहेगी। तो अटैचमेंट का मतलब ये एक बेसिक सा मीनिंग है जो हमें समझ भी आता है अटैचमेंट पढ़ के। देन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होती है, क्योंकि यही तो है जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि आप इनिशियली जब आपने मनी लॉन्ड्रिंग समझा तो हमने यही देखा था ना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के जो ओरिजिनल ओरिजिन होता है, मतलब कि एक इलीगल जो ओरिजिन होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के, उसको हम डिस्गाइज करते हैं, छुपाते हैं उसको। तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होती क्या है, ये हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज यू के अंदर डिफाइन कर रखी है। मतलब क्या है इसका, टू मीन एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है, टू मीन एनी प्रॉपर्टी ड्राइव्ड और ऑब्टेन्ड, आपको कैसे मिल रही है या आप इसको कैसे ऑब्टेन कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। भाई आप कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी करके अगर पैसा कमा रहे हो ना, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो, रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, अभी पीछे दे रखा है नीचे हम जाएंगे तो, और द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी और वेयर सच प्रॉपर्टी इज टेकन और हेल्ड आउटसाइड द कंट्री, भाई आपने वो कंट्री से बाहर प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, इस तरीके की कोई भी चीज़ है, देन द प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इन वैल्यू हेल्ड विद इन द कंट्री और अब्रॉड। तो जो भी आप हम उस वैल्यू की प्रॉपर्टी इंडिया में होल्ड कर रहे हो या अब्रॉड में होल्ड कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोलेंगे। तो यानी कि एक तरीके से अगर आप सिंपली समझना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि जो भी इलीगल एक्टिविटी करके, क्रिमिनल एक्टिविटी करके आपके पास पैसा आ रहा है या कोई भी प्रॉपर्टी आ रही है, वो क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, सीधी सी बात है। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी की बात हुई ना यहाँ पे भी, ये कहाँ पे बात की थी, प्रॉपर्टी की, एनी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी है क्या, तो ये हमें आगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 के अंदर बता रखा है। मीन्स एनी प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, सब कुछ इंक्लूड कर लो इसके अंदर, मूवेबल इमूवेबल सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। इनकॉर्पोरियल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल, टेंजिबल इंटेंजिबल, सारी चीज़ें, कोई डीड, इंस्ट्रूमेंट, एविडेंसिंग टाइटल, इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, असेट्स कहीं पे भी लोकेटेड है, सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है इस प्रॉपर्टी टर्म के अंदर। तो आपके पास कहीं पे भी वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, वो आपकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानी जाएगी अगर आपने इलीगल एक्टिविटीज़ करके उस प्रॉपर्टी को कमाया है तो बहुत वाइड डेफिनेशन है यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्ड की। बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है, भाई इससे फायदा किसको मिल रहा है, उसके लिए ये आ रहा है। तो द टर्म बेनिफिशियल ऑनर अंडर सेक्शन 2(1) FA मीन्स इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जिसको अल्टीमेटली, यानी कि जो जैसे मैं हूं, अगर मेरे को अल्टीमेटली इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिल रहा है ना, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी घूम फिर के, तो मैं बेनिफिशियल ऑनर कहलाऊंगा। तो वही बता रहा है कि एक कोई भी इंडिविजुअल जिसको जो अल्टीमेटली ओन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, क्लाइंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी और द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द ट्रांजेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड एंड इंक्लूड अ पर्सन हु एक्सरसाइज द अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अ जुडिशियल पर्सन, जुडिकल पर्सन। मैं भाई किसी कंपनी के थ्रू आगे कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहा हूँ, या वो प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा है, कोई इनकम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, और अल्टीमेटली जाके कुछ भी आप सीक्वेंस के अंदर देखोगे तो अल्टीमेटली जाके मेरे को उससे अगर बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कहलाऊंगा, बेनिफिशियल ऑनर कहलाऊंगा। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे बताई है, क्योंकि मेनली बेनिफिशियल ऑनर ऐसे थोड़ा ना डायरेक्टली वो सब चीज़ें कर लेगा, वो लेयर के पीछे ही तो छुपेगा। मनी लॉन्ड्रिंग में हमने यही तो देखा है, लेयरिंग करेगा वो। तो हमें अल्टीमेट बेनिफिशियरी देखना होता है कि किसको इससे अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, जिसको अल्टीमेटली बेनिफिट होगा उसको हम बेनिफिशियल ऑनर बोलेंगे, और वही जो है यहाँ पे क्रिमिनल कहलाएगा। फिर हमने देखा था कि इसके अंदर जो ये होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या फिर इंटरमीडियरीज होते हैं, ये मेजर रोल प्ले करते हैं इसको रोकने के लिए।
इंटरमीडियरीज कौन हो गए, जैसे कि कोई ब्रोकर हो गया भाई, जो भी आपके बीच में पैसा आपका बैंक तक पहुंचा रहा है या किसी भी तरीके से आपसे आपके पैसे से डील कर रहा है, उसको हम इंटरमीडियरी बोल रहे हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर हमें बता रखा है कि इंटरमीडियरी कौन होता है। तो कोई भी स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, जो इशू करते हुए कोई बैंकर होता है जब कोई जैसे कंपनी के शेयर्स इशू होते हैं, ट्रस्टी टू ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एनी अदर इंटरमीडियरी एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट और एन एसोसिएशन रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। मतलब ये सारे के सारे लोग इंटरमीडियरी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो कोई ब्रोकर है, कोई शेयर ट्रांसफर एजेंट है, कोई आपका जब इशू आ रहा है उसके अंदर जो बैंकर इन्वॉल्व है, कोई ट्रस्टी है ट्रस्ट डीड का, कोई रजिस्ट्रार है इशू का, मर्चेंट बैंकर है, अंडर राइटर है, ये जितने भी लोग हैं ना जो सेबी एक्ट के अंदर रजिस्टर है सेक्शन 12 में या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रजिस्टर हैं या इनमें इनसे किसी तरीके से एसोसिएटेड, इन सबको हम इंटरमीडियरी बोलेंगे। जो इंटरमीडियरी वर्ड की डेफिनेशन यहाँ पे हमें इसने बताई है। फिर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एनए के अंदर बता रखा है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसने एक्सप्लेन नहीं किया इसको, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दे दी। इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट, तो जितनी भी प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंदर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। किसके थ्रू कंडक्ट होगी, कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर या फिर अथॉरिटी ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो जो भी प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट के अंदर एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए, चाहे वो डायरेक्टर के थ्रू हो रही है या कोई भी अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको ऑथराइज किया है काम के लिए, वो जब भी कोई इस तरीके की एक्ट को कर रही है एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। फिर उसके आगे रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होती है। तो एज पर सेक्शन 2WA रिपोर्टिंग एंटिटी मींस बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरी, अब आपको इंटरमीडियरी का मतलब पता है, और अ पर्सन कैरिंग आउट अ डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो भी डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन के काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी बोल रहे हैं। यानी कि ऐसी एंटिटीज जो कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगी, जिनके थ्रू गवर्नमेंट को पता चल सकता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि पैसा कहाँ लेके आया जाएगा, बैंक में लेके आया जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लेके आया जाएगा, या किसी इंटरमीडियरी की हेल्प से कोई चीज़ खरीदी जाएगी, शेयर्स वगैरह। तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी बोल रहे हैं। इनका मेजर रोल ऐसे प्ले होता है कि अभी हम आगे देखेंगे केवाईसी को, नो योर कस्टमर्स। तो ये जो हमारी बैंक्स के अंदर आप जाते हो वहाँ पे वो केवाईसी करते हो, क्यों करते हैं, वो बेसिकली इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर केवाईसी होगा तो ट्रेस करना ईजी होता है व्यक्ति को कि भाई इसके अकाउंट में इतने की ट्रांजेक्शन हो रही है, कौन है ये, कहाँ से है ये, क्या करता है। तो केवाईसी के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें हेल्प हो जाती हैं। तो इसलिए इनका मेजर रोल रहता है और केवाईसी इसलिए बैंक कराता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। देन शेड्यूल ऑफेंसेस कौन से, ये तो हमें पीछे शेड्यूल के अंदर दे रखा है, पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल के अंदर दे रखा है। स्पेशल कोर्ट वो अभी हम देखेंगे, जो स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर रखे हैं। हालांकि कोर्ट ऑफ सेशन को ही डेजिग्नेट कर देते हैं स्पेशल कोर्ट, उनको हम और पावर दे देते हैं पीएमएलए एक्ट के अंदर भी, ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, कि इसके जो ऑफेंसेस है उनके साथ भी आप डील कर लेना। आप देखना बेसिकली जज को पावर दे रखी होती है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ही कि वो पीएमएलए एक्ट से भी डील कर रहे होते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर सारी जितनी भी चीज़ें ना इंक्लूड कर लेता है। जैसे आप सेल, परचेज, मॉर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन या किसी भी तरीके से ट्रांसफर करते हो, राइट, टाइटल, पोजीशन या लीन के थ्रू, तो वो सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफर वर्ड के अंदर इंक्लूड होती है। वैल्यू क्या है, अगर हमें जैसे किसी चीज़ की वैल्यू देखनी है तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी किसी प्रॉपर्टी की, जिस भी दिन उसको अक्वायर किया गया है किसी पर्सन के द्वारा, उसको हम फेयर मार्केट वैल्यू बोलेंगे। अब आती है यहाँ पे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग हालांकि आपको समझ तो आ गया होगा कि क्या होता है। जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तब हमने समझा था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, और इनिशियली हमारे पास इसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं थी जब ये चीज़ें हो रही थी। तो अलग अलग जैसे अब वेना कन्वेंशन हुई, यूरोपियन कन्वेंशन हुई, तो इन्होंने कोशिश करी कि एक डेफिनेशन डेवलप की जाए, और फिर इसी तरीके से हमने अपने एक्ट के अंदर भी इस चीज़ को डाला। तो सेक्शन 3 हमें क्या बोलता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इज अ पार्टी और एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो बेसिकली प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को हम ये दे रहे हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोशिश कर रहा है, इंडल्ज है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर एक तरीके से इन्वॉल्व है या किसी की हेल्प कर रहा है, इसको पता है कि ये कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और उसके अंदर उसकी हेल्प कर रहा है, या नोइंगली पार्टी, अच्छा हाँ यहाँ पे तो एक गलत तरीके का पैसा आ रहा है, मैं इस ग्रुप का पार्ट बन जाता हूँ, मुझे भी इसके अंदर फायदा होगा, या किसी भी तरीके से कोई प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है उस पैसे को यहाँ से लेके जाने में, या किसी भी एक्टिविटी के अंदर जिसके थ्रू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ रहे हैं, इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, अगर वो उसको जैसे छुपाने में मदद करता है, उसके पोजीशन के अंदर अपने पास रखता है, उसको एक्वायर करने में हेल्प करता है, यूज एंड प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट टू इट एज एन
अनटेंटेड प्रॉपर्टी शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वो इस तरीके से शो करने की कोशिश करता है कि ये जो मनी है ये साफ मनी है, कोई अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, इसमें तो कोई चीज़ ऐसी थी नहीं। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, वो सब के सब क्या माने जाएंगे, गिल्टी माने जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के। तो ये बहुत बहुत वाइड डेफिनेशन एक तरीके से यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की बना दी। इसने ये नहीं बताया एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या, इसने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस कब होता है। तो यानी कि बेसिकली जब आपके पास कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ रहे हैं, अब यहाँ पे ये भी नहीं बोला कि कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जब सीधा इसने बोला कि अगर आपके पास कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ रहे हैं, उस चीज़ के अंदर आप किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज हैं, आप हेल्प कर रहे हैं किसी की, इन्वॉल्व हो रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर जिसके थ्रू आप उस पैसे को छुपा रहे हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को छुपा रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया जाएगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये सेक्शन 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 4 आता है, प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शैल बी पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स। तो कम से कम 3 साल की सजा मिलती है अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर दोषी पाया जाता है तो। और वो कितने साल तक की हो सकती है, 7 साल तक हो सकती है। और कैसी पनिशमेंट होगी, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी, सिंपल नहीं होगी, कैसी होगी, रिग्रेस होगी, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। और साथ साथ फाइन तो लगेगा ही लगेगा, अब तुम इतना पैसा इधर उधर करोगे तो फाइन तो लगेगा। और अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड है, भाई कोई इस पर्टिकुलर ऑफेंस से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ रहे हैं, जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रिक सब्सटेंस, एनडीपीएस जो एक्ट है उसके अंदर आ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपकी रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जो है 10 साल तक की भी हो सकती है। यानी कि अगर एनडीपीएस एक्ट के थ्रू आपके पास पैसा आया ठीक है पीएमएलए के लिए, तो वहाँ पे आपके ऊपर जो पनिशमेंट है वो 7 साल से भी बढ़ के 10 साल तक की भी हो सकती है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर जो ड्रग्स वगैरह बेचना, ये सब चीज़ें करना, उसके थ्रू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स हैं। तो ये सेक्शन 3, 4 दोनों इंपॉर्टेंट है। 3 के अंदर हमें बता रखा है मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, और 4 के अंदर पनिशमेंट दे रखी है मनी लॉन्ड्रिंग की। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पाए गए तो आपको 3 से 7 साल की सजा होगी, एनडीपीएस भी इन्वॉल्व हुआ तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। हर एक सिचुएशन के अंदर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी और साथ साथ फाइन तो लगेगा ही लगेगा। अब आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। कैसे पैसा निकालेंगे आपसे, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके निकालेंगे। तो ये एक्ट अथोराइज कर देता है डायरेक्टर को या कोई भी ऑफिसर को जो कि डिप्टी डायरेक्टर की रैंक से कम का नहीं होगा, and who has reason to believe on the basis of material in his possession that any person is in possession of any proceeds of money laundering। अब यहाँ पे इसने एक वर्ड क्या यूज़ किया कि उसके पास क्या है, रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव का मतलब होता है आपके पास प्योर या एक तरीके से कॉग्नेट फैक्ट्स होने चाहिए या कॉग्नेट एविडेंसेस होने चाहिए जिसके थ्रू आप रीज़न टू बिलीव कर रहे हो कि ये व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी है, जिस भी प्रॉपर्टी के पोजीशन में ये है, वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स है। आप मियरली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। सो यू मस्ट हैव सफिशिएंट कॉज, मतलब आपके पास कॉग्नेट एविडेंसेस होने चाहिए ये बिलीव करने के लिए कि ये जो इसके पास प्रॉपर्टी है या जो प्रोसीड्स हैं वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसीड्स हैं। सच person has been charged of having committed a schedule offense and such proceeds of crimes are likely to be concealed। भाई उसके ऊपर कोई इस तरीके का ऑफेंस लगा हुआ है और ये हमें पूरा शक है कि वो क्या करेगा, इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को क्या करेगा, छुपा लेगा, ट्रांसफर कर लेगा या किसी और तरीके से ऐसे डील करेगा कि जो हमारे जो प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जिससे कि हम उसकी उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर पाएंगे, कल को उससे फाइन नहीं ले पाएंगे। तो उस सिचुएशन के अंदर हम ये काम कर सकते हैं अटैचमेंट का। प्रोविजनली अटैच बाय ऑर्डर इन राइटिंग सच प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ द ऑर्डर। तो 180 दिन के लिए हम उसकी प्रॉपर्टी ये इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। द सेट प्रोविजनल अटैचमेंट डज नॉट डिबार द पर्सन हु हैज पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम एंजॉइंग द सेम। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगा। जैसे उसने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, घर ले रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको घर से निकाल दिया जाएगा, जस्ट कि उसको अटैच कर दिया जाएगा, वो आगे किसी को बेच वगैरह नहीं पाएगा, उसको कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा उसके अंदर। The director or any other officer who provisionally attach any property is required to forward a copy of the order along with material in his possession to the adjudicating authority immediately thereafter, required to file within a period of 30 days of such attachment, file a complaint stating the facts such attachment before the adjudicating authority। सीधी सही सी बात बोली जो मैंने आपको बताई कि भाई आपने अटैच कर दी किसी की प्रॉपर्टी। अटैचमेंट करना इज अ बिग थिंग, सो यू हैव टेकन द स्टेप ऑफ अटैचिंग समबडीज प्रॉपर्टी। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, who director or the person who has attached a property, who has authority to attach a property, so if he has passed the order of attaching somebody's property, he needs to do what he needs to forward the copy of that order through which he has attached somebody's property with किस चीज के साथ में,
जो भी मटेरियल उसके पोजीशन के अंदर है, एनी एविडेंसेस और एनीथिंग विच इज इन हिज पोजीशन, ही नीड टू फॉरवर्ड बोथ दोस थिंग, दैट ऑर्डर एंड द मटेरियल इन हिज पोजीशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, द स्पेशल कोर्ट और whatever the adjudicating authorities, he need to forward those two things to adjudicating authority within what time, within 30 days from the attachment of that particular property. तो 30 दिन के अंदर किया, उसके बाद कंप्लेंट करनी है आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, जो भी आप डायरेक्टर हो या कोई भी ऑफिसर हो, और आगे फिर जो प्रोसीड्स हैं वो चलेंगी, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो चलेंगी। तो ये आपका स्टेप है कि अगर आप अटैचमेंट कर रहे हो, सो इन 30 डेज यू नीड टू सेंड दोज टू थिंग्स, द ऑर्डर एंड द मटेरियल इन योर पोजीशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होगी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर है to appoint by notification one or more person not below the prescribed rank or designation or having prescribed experience as adjudicating authority to exercise the jurisdiction power and authority conferred under this act। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है किसी को। अब एडजुडिकेशन मतलब क्या है, तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 5, जो अभी हम ऊपर देख रहे थे, अगर आपको कंप्लेंट मिलती है उसके अंदर कि इस तरीके से कोई चीज़ हुई है, और एप्लीकेशन मिलती है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 17 के अंदर, जो भी हम आगे देखेंगे, या सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 18 का, ये भी हम आगे देखेंगे। इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव, अब यहाँ पे भी क्या वर्ड यूज हुआ है, रीजन टू बिलीव, यानी कि उनके पास कोई ना कोई कॉग्नेट एविडेंसेस है या कोई मटेरियल इस तरीके का है उनके पास, जिससे कि उनको ये बिलीव हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने सेक्शन 3 का ऑफेंस कमिट किया है। कौन कौन सी जगह पे, 3 जगह आई हैं हमारे पास। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 5 की कंप्लेंट आई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, सेक्शन 17 के सबसेक्शन 4 की कंप्लेंट आई, या फिर सेक्शन 18 के सबसेक्शन 10 की कंप्लेंट आई। 3 जगह की कंप्लेंट आई है। इस सिचुएशन के अंदर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसके पास ये कंप्लेंट आई है, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ही तो आएगी, जो हमें सेक्शन 6 के अंदर बता रखी है बनाने के लिए, तो उस सिचुएशन के अंदर इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रीजन टू बिलीव लगता है, यानी कि जब ये कंप्लेंट आई उसके साथ जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने जो भी एविडेंसेस दिया या जो भी चीज़ दी, उसके थ्रू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि ये जो व्यक्ति जिसके ऊपर इस तरीके से कंप्लेंट आई है, उसने सेक्शन 3 का ऑफेंस कमिट किया है, या उसके पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, पोजीशन के अंदर है वो, तो उस सिचुएशन के अंदर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उसको नोटिस भेजेगी नॉट लेस देन 30 डेज ऑन सच पर्सन कॉलिंग अपॉन हिम टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ हिज इनकम, कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर भेजेगी, उसको बोलेगी भाई आके अपनी इनकम का सोर्स बता, तेरे पास ये पैसा कहाँ से आया, तेरे पोजीशन में कैसे आई है, कैसे तूने अर्निंग करी है, कैसे तेरे पास ये असर्ट्स आए हैं, आउट ऑफ विच और बाय मीन्स ऑफ विच ही हैज एक्वायर्ड, कैसे तूने इसको एक्वायर किया, कहाँ से तेरे पास इसको एक्वायर करने का पैसा आया है, जो प्रॉपर्टी है तेरे पास, जिसको अटैच कर रखा है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 के अंदर, या सीज कर रखा है और फ्रोजन कर रखा है सेक्शन 17 या 18 के अंदर। तो ये चीज़ उससे पूछी जाएगी। सेक्शन 5 तो हमने देखा कि कैसे अटैचमेंट होती है, तो सीजर और जो फ्रोजन करने की बात है सेक्शन 17 और 18 के अंदर आती है, जिसके बाद हम कंप्लेंट करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो वहाँ पे जब भी इन तीनों में से कोई भी चीज़ होगी, अटैचमेंट होगी, सीजर होगा या फ्रोजन किया जाएगा किसी की प्रॉपर्टी को सेक्शन 5, सेक्शन 17 या सेक्शन 18 के अंदर, और वो कंप्लेंट जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आएगी, एंड देन इफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिलीव्स और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज़ रीजन टू बिलीव दैट दिस पर्सन पर्टिकुलरली इज इन्वॉल्व इन सेक्शन 3 ऑफेंस or he is in possession of certain proceeds of crime, so in that situation the adjudicating authority will send notice to that particular person and will ask that what is the source of your income to possess these assets or from where you have these property। so basically यही चीज़ यहाँ पे होगी। the evidence on which he relies and the other relevant information and particular and show cause why all or any of the such property should not be declared to be properties involved in money laundering। उनसे पूछा जाएगा फिर उनसे बुला के कि भाई ये प्रॉपर्टी को हम मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी क्यों ना बोले और इनको क्यों ना कॉन्फिस्केट किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो इसके लिए उनसे रीजन पूछा जाएगा। provided that where notice under subsection specify any property as being held by any person on behalf of any other person, copy of such notice shall also be served upon such other person। भाई ए व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, अब हमें पता चल गया वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उनको इन तीनों में से कोई चीज़ की गई सेक्शन 5, सेक्शन 17 या 18 में से, और हमें ये भी समझ आया कि ये जो है पर्टिकुलरली इसने इसके लिए ऑफेंस नहीं किया था, ही इज होल्डिंग दिस प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ बी। So when we will send notice to particular person, this person A, in that situation we also need to send notice to B as well कि भाई तेरी प्रॉपर्टी इसके पास हेल्ड है, तू भी आ जा, तू भी एक्सप्लेनेशन दे दे इसकी। तो यहाँ दोनों को नोटिस भेजेंगे हम। Further provided in proviso that where such property is held in jointly by more than one persons, like if two persons are holding those property, A and B are jointly holding that property, they are the joint owner of this property, such notice shall be served to all the person holding such property। so even if there were more than two owners of property, like if 5 people were holding this property or they were joint owners, then
to all the joint owners the notice for जो we have what we have seen in previous section, this notice will send to all these people, जो सेक्शन 8 का नोटिस हम देख रहे हैं। तो सबसेक्शन 1 के अंदर ये बात हुई, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 की जो हमने काफी इंपॉर्टेंट बात पढ़ी, हमें एक प्रोसेस समझ आया। देन इन सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 नाउ व्हाट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल डू। सो अब क्या होगा, आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्लाई, अब यहाँ पे हम रिप्लाई करेगा ना, वो हमने उनको शोकोस नोटिस भेजा था, उसका रिप्लाई आएगा उनकी तरफ से। इफ एनी टू द नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 1, पहली चीज ये हो गया, कंसीडर करेगा उसके रिप्लाई को, जो भी उसने बोला वो बताएगा कि भाई नहीं ये मेरी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैंने यहाँ से कमाई, मेरा यहाँ से पैसा आया, उसको कंसीडर करेगा जो भी उसने रिप्लाई किया, वो अपने एविडेंसेस भी लगाएगा, देखो मैंने यहाँ से पैसा कमाया था। हियरिंग द एग्रीव पर्सन, उसको सुनेंगे, अब नेचुरल जस्टिस करनी है, उसको बिना सुने थोड़ा ना कुछ करेंगे। एंड द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रिलेवेंट मटेरियल प्लेस ऑन द रिकॉर्ड बिफोर हिम। अब जितनी भी चीज़ें रखी गई, जो भी मटेरियल एविडेंसेस, जितनी भी रेलिवेंट बातें रखी गई, वो सारी यहाँ पे उनको अकाउंट में लिया जाएगा। by an order record of finding whether all or any of the property referred in the notice issued under subsection 1 are involved in money laundering। और ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी जिसके लिए सेक्शन 5, 17 या 18 का यूज़ किया गया था, कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग की है, कुछ प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग की है, कुछ भी नहीं है, और उस हिसाब से ऑर्डर किया जाएगा। प्रोवाइडेड इफ द प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड बाय अ पर्सन अदर देन पर्सन टू होम द नोटिस हैज बीन इशूड, सच पर्सन शैल बी आल्सो गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर टू प्रूव द प्रॉपर्टीज इन नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। भाई हम ये प्रॉपर्टी ए के पोजीशन में थी, पूरी जो प्रोसेस हुआ वो नोटिस वगैरह भेजना था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भेजा, और यहाँ पे एक सी व्यक्ति आता है, बोलता है ये तो प्रॉपर्टी इसके पोजीशन में थी, ये तो इसकी थी नहीं, इसके तो अलग डिस्प्यूट है इसके ऊपर, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको भी सुना जाएगा अगर कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर तो। और सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड अंडर सबसेक्शन 2 दैट एनी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, अगर ये डिसाइड हो जाता है कि कोई प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो वो क्या करेगा, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो ऑर्डर करेगी राइटिंग के अंदर, कंफर्म करेगी उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट को, जो कि सबसेक्शन 1(5) के अंदर की गई है, या जो प्रॉपर्टी को रिटेन किया जाएगा या सीज किया जाएगा, फ्रोजन किया गया सेक्शन 17 या 18 के अंदर, की हाँ ये ठीक किया गया, उसको कंफर्म कर देंगे। Record of finding that effect whereupon such attachment, retention or freezing or seize or frozen property record shall continue during investigation। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी वो फ्रीज रहेगी, या जो भी अटैच है वो वैसी की वैसी रहेगी, और फिर उसके ऊपर फाइनल किया जाएगा जब फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि क्या करना है इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सिंपल सी बात ही हुई ना भाई, आप जब प्रोसीडिंग चल रही है उसको स्टेटस को मेंटेन करना है तो वो फ्रीज कर लो उसको, और जब डिसाइड होगा तो फाइनली डिसाइड करो कि मनी लॉन्ड्रिंग है नहीं है, क्या करना है, कॉन्फिस्केट करना है इसको, जो भी करना है उस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई। सेक्शन 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 365 days अंडर क्लॉज ए, द पीरियड ड्यूरिंग विच सच इन्वेस्टिगेशन इज स्टेड बाय द कोड अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग और शेल बी एक्सक्लूडेड। तो जो हम क्लॉज ए के अंदर जो हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे ये वाली बात जो 365 days की है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपकी प्रॉपर्टी वो कॉन्फिस्केट फ्रोजन रहेगी, मैक्सिमम 365 डेज तक रह सकती है। तो ये जो 365 दिन की कैलकुलेशन है ये किस तरीके से होगी, तो इसने बोला कि ये जो 365 डेज आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, इसके अंदर अगर किसी टाइम पे कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को स्टे कर रखा था तो उस टाइम को आप 365 डेज की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं करोगे, उसको एक्सक्लूड कर दोगे। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 यहाँ खत्म हुआ। फिर सबसेक्शन 4 आता है, क्या बोलता है कि जहाँ पे कोई प्रोविजनल ऑर्डर हुआ अटैचमेंट का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 5 के अंदर, और वो कंफर्म हो गया सबसेक्शन 3 के अंदर जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो जो डायरेक्टर है या कोई ऑफिसर है जिसको ऑथराइज कर रखा है इस बिहाफ पे गवर्नमेंट ने, वो क्या करेगा, पोजीशन ले लेगा उस प्रॉपर्टी का जिस प्रॉपर्टी को अटैच कर रखा था या सबसेक्शन 1A सेक्शन 17 के अंदर फ्रोजन कर रखा था। किस तरीके से, तो वो बताया गया मैं किस तरीके से करेंगे, मतलब जो भी प्रेस्क्राइब मैनर होगा उसके अंदर उसको अटैच, यानी कि यहाँ पे अब उसको उसका पोजीशन लेने की बात होगी। पहले तो हमने जब उसको अटैच किया था तो हम बोल रहे थे कि वो उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। सो नाउ इफ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड दैट यस दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, देन दैट सिचुएशन एज पर सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। हु विल टेक द पोजीशन, डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर व्हिच हैव बीन ऑथराइज्ड फॉर दिस पर्पस। सो वी विल टेक द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अटैच प्रॉपर्टी और फ्रोजन प्रॉपर्टी, provided that if it is not practicable to take possession, if let's suppose that property is of such a type that you cannot take possession of that property, what we will do in that situation, take possession of a property frozen under subsection 1A of section 17, the order of confiscation shall be have the same effect if the property has been taken in possession
off. So in this situation, what we will suppose that the order which we have done of confiscation, that we will confiscate property, so that order will be treated as same as the possession of property has been taken. Like if it's a immovable property, like if a house is located at this location, what we can do, we can just say that we have confiscated the property and we have taken the possession of this property. We cannot move this property from this location to this location, so we will just order the confiscation, and it will be treated as the possession of property. So यहाँ पे ये चीज हो जाएगी. सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 में ये बात हो गई, हमने कॉन्फिस्केशन या पोजीशन ले लिया उस प्रॉपर्टी का. नाउ व्हाट सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 says, it says on conclusion of trial of an offence under the act, the special court find that the offence of money laundering has been committed. So now if the whole trial has been done and we have concluded, the special court has concluded that yes, money laundering has been committed, so what in that situation will be done, it shall order that such property involved in the money laundering or which has been used for commission of the offence of money laundering shall stand confiscated to the central government. So now a final order will be passed in that, but we will say, what special court will say, that this property has been confiscated by central government, that this property is now on the name of the, or who will be the owner of this property, central government will be the owner of this property. And separately, the punishment will be given to the accused. Whoever the accused will be found, a punishment which we have seen under section 4 will be given to those accused, up to 3 years, 7 years, 10 years, whatever the court will deem fit. They will punish them, and what we will do with the property, we will confiscate that property, and it will be who will be the owner of that property, central government will be the owner of that property. Now section 8 subsection 6 state that where on conclusion of trial under this act, special court find that offence of money laundering has not been taken place, the property involved in money laundering, it shall order release of such property to the person entitled to receive it. So now we will not give punishment to that person because we have found that this person is not involved in money laundering and this property was also not involved in money laundering. So we will release that property and we will give possession to that person, whoever the owner of that property is. Whoever is entitled to receive that property, we will give that property to that particular person. सिंपल सी बात है कि अगर आप मिलते हो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, नहीं मिलते हो उसके अंदर इन्वॉल्व तो आपकी प्रॉपर्टी. सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है, वेयर ट्रायल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय रीजन ऑफ डेथ ऑफ द अक्यूज और द अक्यूज बीइंग डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. सो इफ अक्यूज हैज बीन डिक्लेयर्ड पीओ, now PO proceedings are done under section 82 of CRPC where the accused is not appearing before the court wherever he has been called through summons or bailable warrants, non-bailable warrants. In that situation we proclaim him as offender. Like हम क्या करते हैं, उसको घोषित कर देते हैं कि ये घोषित अपराधी है. तो उस सिचुएशन में एक अलग ऑफेंस भी उसने कमिट कर दिया आईपीसी का. तो एक तो वो चीज़ हो गई, और दूसरी या तो उसकी डेथ हो गई ऑफेंडर की, तो उस सिचुएशन के अंदर या और किसी रीज़न की वजह से हम ट्रायल को कमेंस नहीं कर पा रहे या आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या बोल रहा है, स्पेशल कोर्ट शेल on application moved by the director or person claiming to be entitled to possession of property in respect of which an order has been passed under subsection 3 of section 8 pass appropriate orders regarding the confiscation or release of the property. तो फाइनली डिसाइड कर देगा कि भाई क्या करना है इस प्रॉपर्टी का, कॉन्फिस्केट करना है, रिलीज करना है प्रॉपर्टी को. एज अ केस में भी इन्वॉल्व द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आफ्टर हैविंग रिगार्ड टू द मटेरियल बिफोर इट. जो भी एविडेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर कोर्ट पास कर देगा. बाद में देखते रहेंगे कि इस ऑफेंस में किस व्यक्ति को पकड़ना है, क्या करना है, ट्रायल चलाना है, वो सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी. Section 8 subsection 8 provided where the property stand confiscated to central government under subsection 5, the special court in such a manner as may be prescribed may also direct central government to restore such confiscated property or part thereof of the claimant with a legitimate interest in the property who may have suffered a quantifiable loss as a result of the offence of money laundering. तो इस की वजह से जिसको भी क्वान्टिफाइबल लॉस हुआ है तो ये ऑर्डर भी दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कि उसको आप उसकी भरपाई कर दो, एक तरीके से गवर्नमेंट को ये बोल दिया जाएगा. तो ये सेक्शन 8 हमारा कंप्लीट होता है. सेक्शन 9 के ऊपर आते हैं, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट की. अब ये प्रॉपर्टी किसके पास आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रही है. वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 8 और सेक्शन 58B और सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 60. कहाँ पे कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर हो रहा है, सबसेक्शन 5 के अंदर या सबसेक्शन 7 के अंदर, किसके, सेक्शन 8 के. तो अभी हम पूरा पढ़ के आए, यहीं 2 जगह कॉन्फिस्केशन हो रहा था. या फिर सेक्शन 58B के अंदर, जिसको भी हम आगे देखेंगे, वहाँ कॉन्फिस्केशन हुआ. या सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 60 के अंदर कॉन्फिस्केशन हुआ. 3 जगह पे कॉन्फिस्केशन हुआ था.
in respect of any property of a person, all the rights and title in such property shall vest absolutely in the central government free from all encumbrances। तो ये इस प्रॉपर्टी के अंदर राइट किसका आएगा, एब्सोल्युटली वो किसको मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी, और इस तरीके से मिलेगी कि उसके ऊपर कोई एनक्यूम्ब्रेंसेस थे ही नहीं। अगर वो कहीं प्रॉपर्टी गिरवी थी, कुछ भी थी, तो माना ही नहीं जाएगा किसी चीज को। एंड नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सेक्शन 9 बोलता है ये बात, जहां पे स्पेशल कोर्ट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज अ केस में भी आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर टू एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, भाई तीसरा व्यक्ति को आके बोलता है मेरा इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी के अंदर, और उसको सुन लेता है स्पेशल कोर्ट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी थी, जो जिस प्रॉपर्टी को अटैच, सीज या फ्रोजन किया गया था, और वहां पे स्पेशल कोर्ट या अथॉरिटी ये ओपिनियन रखती है दैट एनी एनक्यूबरेंस ऑन द प्रॉपर्टी और लीज होल्ड इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड विद अ व्यू टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। जानबूझ के इसका इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था ताकि कल को अगर ये प्रॉपर्टी फंसे तो ये आके इसके अंदर क्लेम मान ले। भाई अब किसी ने प्रॉपर्टी को गुड फेथ में खरीदी तो अलग बात है, किसी को पता था कि ये जो व्यक्ति है ये सारे इलीगल काम करता है और इससे इसके पास प्रॉपर्टी आती है, मैं उसको खरीद लेता हूँ, कल को फंसेंगे तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी और ये जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर्टी बच जाएगी। तो अगर इस तरीके से किया गया है तो वहाँ प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन अगर उसने गुड फेथ में खरीदी, उसको नहीं पता था कि इस तरीके से है, तो फिर वहाँ पे उसको वो प्रॉपर्टी दी जाएगी। अब यहाँ पे बैंकिंग कंपनीज की ऑब्लिगेशन आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडिएरीज की, कि इनकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, इनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। चैप्टर 4 बात करता है इसके अंदर। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है, यही रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, यही 3 तो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं। हमने रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इनको क्या करना है, इनकी ड्यूटी बताई गई है कि इनको ना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उनका, और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इनको अपने पास मेंटेन करनी है। फर्निश टू डायरेक्टर विद इन सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शंस whether attempted or executed the nature and value which may be prescribed। और साथ ही साथ क्या करना है, अब आपने अपने पास रिकॉर्ड कर ली, रिकॉर्ड करके करोगे क्या, कोई फायदा तो है नहीं। तो इनको ये बोला गया कि आप जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हो, आपको क्या करना है कि हम आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि भाई अगर ये ट्रांजैक्शन की वैल्यू इतने से ऊपर जाए, या आपको कोई सस्पिशन हो इस तरीके का, या ये चीज़ें इन्वॉल्व हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको ये आके हमको बताना है, डायरेक्टर को बताना है कि इस तरीके की कोई ट्रांजैक्शन हुई है, इसको अब आप देख लो उसके अंदर आपको क्या लग रहा है। तो ये इसकी ड्यूटी बता दी गई कि आपको एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है सारी ट्रांजैक्शन का, दूसरा आपको रिपोर्ट भी करना है डायरेक्टर के पास आके। Maintain record of documents evidencing identity of the client's beneficial owners as well as account files and business correspondence relating to its clients। और ये सारी चीज़ें भी करनी है, जो KYC वगैरह करते हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। तो आपकी जो आइडेंटिटी है या जितने भी आपके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास है तो वो सारे उनको मेंटेन करके रखने हैं। तो ये 3 ड्यूटी सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अंदर बैंक्स की बताई गई है PMLA एक्ट के अंदर। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन, फर्निश और वेरीफाइड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स शेल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। ये नहीं कि बैंक जो है कंपनीज को जाके डाटा बेच रहे हैं, देखो ये इस तरीके के व्यक्ति है, कितना अमीर है, आप इसको ये सामान बेचो, ऐड करो इसके सामने, जैसे सोशल मीडिया कंपनीज करती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी इन्फॉर्मेशन, और सिर्फ ये गवर्नमेंट के साथ ही शेयर की जाएगी, जो अथॉरिटीज़ एंड डायरेक्टर्स हैं उनके साथ ये शेयर की जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन कितने टाइम के लिए मेंटेन की जाएगी, 5 साल के लिए मेंटेन की जाएगी, जिस भी दिन ट्रांजैक्शन हुई है उससे। क्योंकि अब आपको डाटा अगर स्टोर करना है तो आपको बहुत सारा स्पेस चाहिए। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी सेव करना है डाटा को तो कितना सारा स्पेस चाहिए होता है, तो वो आपके स्पेस तो लिमिटेड ही है ना। तो इसलिए बोला गया 5 साल तक आप उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करो, उसके बाद आपकी ड्यूटी नहीं है। क्योंकि 5 साल तक अगर किसी को पकड़ा जाना तो पकड़ा जाता है, 25-30 साल बाद जाके थोड़ा आप किसी को पकड़ रहे होते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। After the business relationship between client and the reporting has ended and account has been closed, whichever is later। तो भाई ये 5 साल के लिए मेंटेन करना है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर भी है कि किसी पर्टिकुलर रिपोर्टिंग एंटिटी को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं कि आप ये काम मत करो, आप हमें आगे मत बताना, आपके पास कुछ होता ही नहीं है। तो मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, की उसको लगेगा कि इनको नहीं करना तो मना कर देगी, आप मत करो ये काम। सेक्शन 13 बोलता है द डायरेक्टर में ईदर ऑन हिज ओन मोशन or an application made by any authority, officer or person call for records of all transactions, make such inquiry as deep as to be made as he thinks fit। तो
भाई लगता है कि ए व्यक्ति जो है ये मेरे को गड़बड़ लग रहा है कि ये इस तरीके का कोई एक्ट करता है, तो ये डायरेक्टर के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस व्यक्ति को बोलेगा भाई अपने सारी बुक्स वगैरह लिया, अपनी ट्रांजेक्शन्स लिया, मेरे को चेक करनी है, मेरे को इधर पे डाउट हो रहा है। या कोई एक और अथॉरिटी एप्लीकेशन लगाती है डायरेक्टर के पास, कोई ऑफिसर एप्लीकेशन लगाता है गवर्नमेंट का कि भाई ये व्यक्ति पे डाउट लग रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर डायरेक्टर को ठीक लगता है तो वहां पे उस व्यक्ति से वो उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ट्रांजेक्शन के वो मंगवाएगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, जो भी उसको ठीक लगेगी उस हिसाब से। और अगर उस इंक्वायरी के अंदर जो इंक्वायरी डायरेक्टर करता है उसके अंदर फाइंड होता है कि जो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडियरी है या कोई ऑफिसर है वो फेल कर गया रिकॉर्ड्स को रिटेन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो कि उसको करने थे सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 के हिसाब से या 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से, तो उसके ऊपर फाइन भी लगा सकता है डायरेक्टर कि भाई तेरी ड्यूटी थी और तूने काम ही नहीं किया। सेक्शन 15 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है आरबीआई की कंसल्टेशन से द प्रोसीजर एंड द मैनर ऑफ मेंटेनिंग एंड फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि आरबीआई की हेल्प ले सकता है क्योंकि सारा बैंकिंग सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो बैंक्स को अच्छे से पता होता है किस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रही है, किस तरीके से हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। सो सेक्शन 15 हैज गिवन पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई फॉर व्हाट पर्पस, टू see that how can we implement the provisions of this act of summons, seizures and search के ऊपर आते हैं जो सेक्शन 16, 17, 18 के अंदर हमें दे रखा है। सेक्शन 16 क्या करता है, एक सेकंड रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चल रही है, ठीक है। सेक्शन 16 क्या करता है, एम्पावर करता है अथॉरिटी को किस चीज के लिए, एंटर करने के लिए, किस बेसिस पे, ऑन हैविंग रीजन टू बिलीव। जहां पे भी आपको वर्ड रीजन टू बिलीव मिले ना वहां पे ध्यान रखिएगा, रीजन टू बिलीव का मतलब होता है नॉट मेयरली ऑन बेसिस ऑफ सस्पिशन। आपके पास कोई कॉग्निट एविडेंसेस होने चाहिए, कोई कॉग्निट बिलीव्स होने चाहिए कि आप क्यों ये काम कर रहे हो। तो सेक्शन 16 जो है एम्पावर कर देता है अथॉरिटी को, अथॉरिटी कौन, जो भी जिसको भी ऑथराइज किया गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो सेक्शन 16 एम्पावर करता है अथॉरिटी को एंटर करने के लिए अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि कोई सेक्शन 3 का ऑफेंस कमिट हुआ है किसी एरिया के अंदर जो भी उसको असाइन कर रखा है, तो वहां पे आप उस प्लेस के अंदर एंटर कर सकते हो जहां पे भी आपको लगता है कि उसके प्रोसीड्स हैं या इस तरीके का ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो सेक्शन सबसेक्शन 3 जो है 16 का रिक्वायर्स सच अथॉरिटी टू प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्ड इंस्पेक्टेड बाय हिम। अब मान लो मैं किसी प्लेस में एंटर किया, मैं किसी कंपनी में गया, मैं अथॉरिटी हूँ, तो अब मैंने उनकी बुक्स वगैरह देखी, तो मैं बुक्स के ऊपर क्या कर सकता हूँ, कहीं पे मार्क वगैरह लगा सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सस्पिशन है, ये चीज़ है, और उन मार्क से जो वो कंपनी है या जो भी चीज़ है वो उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगी, या मुझे कोई फोटोकॉपीज चाहिए इस बुक की, तो वो सारी चीज़ें मैं ले सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट्स ले सकता हूँ। तो सेक्शन 17 एम्पावर कर देता है सर्च एंड सीजर के लिए। सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट डील विद सर्च ऑफ पर्संस एंड प्रोवाइडेड व्हेन अथॉरिटी ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज सीक्रेटेड अबाउट हिज पर्सन और एनीथिंग अंडर हिज पोजीशन, ऑनरशिप और कंट्रोल ऑन any record or proceeds of crime which may be useful for relevant or any proceeding under this act, he may search that person and seize such record or property which may be useful for relevant for any proceeding under this act। सीधी सी बात आपको समझ आ गई होगी। भाई मेरे को डाउट हो रहा है इस व्यक्ति पे या इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसको सर्च कर सकता हूँ, मैं इससे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, जैसे आप देखते हो रेगुलरली न्यूज़ में ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें करने की पावर अथॉरिटी को दे रखी है। फिर प्रॉपर्टी को रिटेन करने की पावर है गवर्नमेंट के पास, जो भी सेक्शन 17, 18 या के अंदर फ्रीज की गई या सीज की गई या फ्रोजन की गई, तो ये सारी बातें यहाँ बता रखी है। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स को रिटेंशन करने की पावर दे रखी है सेक्शन 21 के अंदर। प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन, अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जो इंटरकनेक्टेड होती है, तो उसके अंदर हम कुछ प्रिजम्पशन दे रखी है हमें। इसने क्या प्रिजम्पशन दे रखी है, ये बोलता है कि जो सेक्शन 23 है ये डील करता है प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइडेड वेयर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व 2 और मोर ट्रांजेक्शन, कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, एंड 1 और मोर सच ट्रांजेक्शन इज टू बी प्रूव्ड टू बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, कि भाई हमें एक या एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन को प्रूव करना है इनको कि ये हुई है और ये मनी लॉन्ड्रिंग है, इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। Then for the purpose of adjudication or confiscation under section 8, it shall be presumed that the remaining transaction form part of such interconnected transaction unless otherwise proved to be the satisfaction of adjudicating authority। भाई 3-4 ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो अगर एक ट्रांजेक्शन भी हमें इस तरीके की लग रही है और वो सारी इंटरकनेक्टेड है, तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व थी, अनटिल एंड अनलेस आप ये नहीं प्रूव कर देते कि जो बाकी ट्रांजेक्शन थी उसके अंदर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है या ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो ये प्रिजम्पशन एक तरीके की दे रखी है।
देन सेक्शन 25 जो मतलब चैप्टर 5 है उसके 6 जो है उसके अंदर हमें अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बता रखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर है कि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश कर सकती है किस चीज़ के लिए, अपील्स को सुनने के लिए, अगर आप एग्रीव्ड होते हैं किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से। तो यहाँ पे जो अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो कौन सी है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 12 के अंदर जो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बना रखी है, उसी को यहाँ पे भी हमने अपीलेट अथॉरिटी बना दिया है, हाई कोर्ट। बोल बोल के थक गया थोड़ी देर में। फिर स्पेशल कोड बना रखे हैं 43 to 47 के अंदर बोल रखा है। तो सेक्शन 43 to 47 एक डील विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेशल कोर्ट्स। 43 सबसेक्शन 1 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को डेजिग्नेट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से एक या एक से ज़्यादा कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए। तो जनरली आप देखोगे जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं यानी कि जो सेशन कोर्ट्स होते हैं उन्हीं के पास ये पावर होती है, पीएमएलए के केसेस उन्हीं के पास चल रहे होते हैं, तो वो जो सेक्शन 4 की पनिशमेंट है वो सेशन कोर्ट दे सकते होते हैं। स्पेशल कोर्ट्स के पास कौन से ऑफेंसेस चलते हैं, सेक्शन 4 के अंदर ट्रायबल होते हैं। अब ये जो ऑफेंसेस हैं वो कैसे होंगे, कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे, यानी कि बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के यहाँ पे कॉग्निजेंस ली जा सकती है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, और अगर किसी के ऊपर ये लगेगा सेक्शन तो ये नॉन बेलेबल है। दैट मीन्स यू नीड टू टेक बेल फ्रॉम द कोर्ट ओनली। आपको ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे एज अ मैटर ऑफ राइट आपको बेल मिल जाएगा, आप कोर्ट में जाएंगे तो एज अ मैटर ऑफ राइट आपको बेल मिल जाएगी। दिस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। यू नीड टू प्रेमेफेसाई प्रूव बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट कि यू दैट यू वर नॉट इन्वॉल्व विद दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। तो जितने भी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर वो सारे के सारे क्या है, कॉग्निजेबल हैं और साथ ही साथ क्या है, नॉन बेलेबल है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस की, ये तो सीधी सी बात बोल रखी है कि डायरेक्शंस वगैरह इस एक्ट से रिलेटेड जितनी है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अब हम यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं ताकि हम कॉपरेट करें उनके साथ, वो हमारे साथ कॉपरेट करें और जो हमें इन्फॉर्मेशन उनसे चाहिए वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जो उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम उन्हें प्रोवाइड करें, ताकि हमारे बीच में चीज़ें ईजिली चलती रही और हम मनी लॉन्ड्रिंग को ईजिली रोक सकें, क्योंकि एक दूसरे के कॉपरेशन से इसको रोकना बहुत ईजी होता है। वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। सेक्शन 58 भी उसी तरीके का है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की बात हो रही है, हम जो हमारे लिए करता है उनके लिए हम यहाँ पे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करते हैं, जैसे सेक्शन 105 वगैरह सीआरपीसी के अंदर भी दे रखा है। अटैचमेंट, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये हमने एग्जैक्टली पढ़ लिया है कि जो सेक्शन 5 सबसेक्शन कौन सा था, 5 सेक्शन 5 के अंदर पढ़ा था, 8 के अंदर पढ़ा था, 17 18 के अंदर पढ़ा था, 5 में नहीं पढ़ा था, 8 में पढ़ा था, 17 18 के अंदर पढ़ा था। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। अब सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 के अंदर देखते हैं कि जो डायरेक्टर है जहाँ पे उसने अटैचमेंट का ऑर्डर कर दिया है, अच्छा सेक्शन 5 में पढ़ा था, 8 नहीं 5 के अंदर अटैचमेंट पड़ी थी, वहाँ तो फाइनल कर रहे थे 8 के अंदर। तो जो अटैचमेंट सेक्शन 5 के अंदर हुई है, फ्रीजिंग हुई सेक्शन 1A सेक्शन 17 के अंदर, ठीक है, वेयर एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज मेड एन ऑर्डर रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8, और ऑर्डर कर दिया इस प्रॉपर्टी के रिलेटिंग कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, और वेयर स्पेशल कोर्ट हैज मेड एन ऑर्डर फॉर कॉन्फिस्केशन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, या फिर ये कॉन्फिस्केशन के लिए ऑर्डर कर दिया कि हाँ इसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाए कि ये इन्वॉल्व है इसके अंदर, इस चीज़ के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, ऐसा बिलीव हो रहा है। द स्पेशल कोर्ट ऑन एप्लीकेशन बाय डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन एज अ केस में भी may issue letter of request to the court or authority in a contracting state to execution of such order। तो यहाँ पे सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 के अंदर बोला है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, ठीक है, उसके साथ अगर हमें इस तरीके का काम करना है, भाई ये जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है किसी और स्टेट में लोकेटेड है, किसी और कंट्री में लोकेटेड है, उसके अंदर हमें कॉन्फिस जो भी हमने चीज़ें करी सेक्शन 5 की, 17 की, 18 की या सेक्शन 10 की सबसेक्शन 1 की, तो वहाँ पे अगर हमें ये चीज़ें करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 को यूज़ करके लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो भिजवा सकते हैं उस स्टेट के अंदर, उसकी स्टेट की कोर्ट के अंदर कि आप इसको इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कीजिए। तो हमने एक तरीके से रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किया, जैसे हम उनके लिए करते हैं वैसे वो हमारे लिए भी करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं किस तरीके से। और ये केवाईसी के नॉर्म्स आ गए, इंपॉर्टेंट है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स जिनको हम बोलते हैं। तो पीएमएलए जब आया तो हमने ये समझा कि हमें क्या करना है कि जो इंटरमीडियरीज हैं या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनकी हेल्प हमें बहुत चाहिए ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके। तो इसलिए हम केवाईसी नॉर्म्स, एएमएल मेजर्स, सीएफटी गाइडलाइंस लेके आए जिनको हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो ये 2005 के अंदर लेके आए थे, 2002 में एक्ट आया था, इसको हम
2005 के अंदर लेके आए थे, जिसको हमने क्या बोला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल 2005, और इसको हम टाइम टू टाइम अमेंड करते रहते हैं जैसा हमें नीड लगती है उसके हिसाब से। तो आरबीआई इसके लिए सर्कुलर लेके आती रहती है कि किस तरीके से आपको नो योर कस्टमर्स करने हैं। आप देखोगे बैंक्स आपका केवाईसी करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स लेके आता रहता है आरबीआई, वो सब बैंक को डायरेक्शन मिलती है कि उनको क्या क्या चीज़ें करनी है। सीएफटी लेके आते हैं, कम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, किस तरीके से टेररिज्म को फाइनेंस करने से हमें रोकना है, और क्या क्या ऑब्लिगेशंस करनी है बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अलग अलग पॉलिसीज, जैसे यू नीड टू गो इनटू सच डिटेल ऑफ केवाईसी, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर एक्सेप्टेंस, तो ये केवाईसी के लिए है। सो बेसिकली आपको वैसे बेसिक समझ आया होगा कि किस तरीके से हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कैसे हम प्रिवेंट करते हैं। तो सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, सेक्शन 17 18 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। फिर आगे चल के कुछ सेक्शंस है, 23 सेक्शन है, 21 सेक्शन है प्रिजम्पशन वाले, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। पीछे के कुछ सेक्शंस हैं जो आपके सेक्शन 60 है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस है जो कि आपको इन डिटेल समझने चाहिए इस एक्ट को समझते वक्त। अब आपको बेसिकली समझ आएगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, किस तरीके से इस एक्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरीके से रोका है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं जिसको हमें रोकना होता है। तो ये चीज़ें आपको इन डिटेल समझ आई होंगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।